बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने ये लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये एक होमवर्क के तौर पे दिया था मैंने, तो इसको ज़रा एक दफ़ा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद बाकी पास पेपर हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे कल की, लेकिन आज के लिए हम लोग इसकी बाकी एरियाज़ को मुकम्मल कर लेते हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड, सी फैप का क्वेश्चन है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वॉज हेल्ड ऑन 11/25 on 10th November 2015. Certain shareholders have lodged following complaints with the company secretary. Number one, notice of the annual general meeting was not received by them. Although they are resident in Pakistan and their registered address have also been provided to the company. बेटा देखो, वो कहता है कि notice of the general meeting नहीं मिला, तो वो कहता है कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिला, अगर तो आपने एड्रेस दिया भी था तो कोई मसला नहीं। एक्सीडेंटल ओमिशन जो है वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल टीसीएस वालों की वजह से या किसी और लेपर्ड की वजह से या कोरियर कंपनी की वजह से अगर वो नोटिस आप तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो एक्सीडेंटल ओमिशन जो है वो मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करती। तो बड़ा खूबसूरत सा पार्ट था। फिर उसने कहा सिंस द मीटिंग कुड नॉट बी कमेंस एट द स्केड्यूल टाइम 11 इट बिकम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। कहते हैं मीटिंग 11 बजे थी, आप लोगों ने नहीं बुलाई, कमेंस नहीं की, इसलिए ये मीटिंग इनवैलिड है। नहीं जनाब, आपको अगर याद हो तो कि मीटिंग का कॉरम जो है वो पूरा होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर तक। तो भाई हमें 11 बजे की अगर मीटिंग थी तो 11:15 बजे 11:30 से पहले स्टार्ट हो गई थी, तो मीटिंग इज एक्चुअली वैलिड, मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेयर होल्डर का ये जो कॉन्टेंशन है, उसने हमसे पूछा हुआ है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेन। तो शेयर होल्डर की ये जो कंप्लेन है ये वैलिड कंप्लेन नहीं है। अगली बात वो कहता है रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय द शो ऑफ हैंड, हाउएवर अ पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। शेयर होल्डर कहता है भाई पोलिंग होनी चाहिए थी। भाई पोलिंग तो तब होना जब मेंबर मांगे, वरना तो डिसीजन इनिशियली शो ऑफ हैंड से हो जाना है। तो अगर ऐसा हुआ है तो शो ऑफ हैंड से डिसीजन हो सकता है। हाँ, पोलिंग डिमांड करनी है तो मेंबर की औकात 10% की होनी चाहिए। 10% की औकात का मेंबर हो तो पोलिंग डिमांड कर ले बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पोल ऑन द शो ऑन द रिजल्ट ऑफ द वोट ऑन द शो ऑफ हैंड। ठीक है। अगली फोर्थ पार्ट था जी कि शेयर होल्डर का क्लेम था कि मिस्टर हामिद हु वोटेड फॉर अ रेजोल्यूशन वर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्रॉक्सी व्हिच वाज डिपॉजिटेड एट 5:01 PM आफ्टर ऑफिस आवर। इसका मतलब अगर ये ऑफिस आवर के बाद जमा हुई है तो आज का दिन का कोई हिस्सा भी इसमें शामिल नहीं होना, अब ये कल ही इसे कंसिडर किया जाएगा। सिंस 9 नवंबर 2015 वाज अ पब्लिक हॉलीडे, उसको भी छोड़ दो। हमने ये भी पढ़ा था कि छुट्टी वाले दिन का कोई भी आर जो है वो कंक्लूड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा इन 48 आवर्स। The condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met। अगर आप गौर करो तो आपकी मीटिंग हो रही है 10 नवंबर को, जबकि 8 नवंबर को टाइमलाइन के बाद आया, 9 नवंबर की वैसे छुट्टी। तो इसका मतलब है टेक्निकली ये मीट ही नहीं हुआ 48 आवर्स, दैट्स वाई ये जो प्रॉक्सी थी वो वैलिड प्रॉक्सी नहीं थी। देन है जी मिस्टर गुलाम हु होल्ड्स 100,000 share was represented by two proxy, Mr. Kassin and Mr. Danish, 25,000 share. Only proxy with 75,000 share was counted for the purpose of the meeting. मिस्टर गुलाम साहब ने दो प्रॉक्सीज अपॉइंट कर दी हैं, एक मिस्टर कैसन जो भी है और मिस्टर दानिश। तो टेक्निकली एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट करना मतलब प्रॉक्सी को इनवैलिडेट कर देगा। दोनों ही प्रॉक्सी जो हैं वो अब इनवैलिडेट हो गए और अपॉइंटमेंट नहीं होगी। आगे है जी JKM Limited holding 20,000 share of the company was represented by Mr. Waheed, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. तो वंस अगेन 20,000 शेयर्स हैं कंपनी के जो कि मिस्टर वहीद रिप्रेजेंट करें, ना डायरेक्टर ना एम्प्लॉई हैं। तो ये बात बड़े क्लैरिफाई थी कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो तो बोर्ड की अप्रूवल के साथ, ऑथराइजेशन के साथ आप किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो। तो इनफैक्ट ये उस हवाले से उसने आपको इस पास पेपर में टच किया। और बी पार्ट में वो कहते हैं डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच अ कोर्ट में डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास्ड इन द अबव मीटिंग और द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। तो ये बात हमने क्लैरिफाई की थी कि अगर 10% की औकात हो और आप कोर्ट के पास चले जाएं कि ये मीटिंग वैलिड नहीं थी, और कोर्ट को अगर लगा कि वाकई ही इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट आपकी पूरी की पूरी मीटिंग को क्या कर देगा, इनवैलिड कर सकता है। तो उसी हवाले से कोर्ट वाली प्रोविजन को उसने टेस्ट किया इस पास पेपर में। रेस्ट जो है होमवर्क के लिए प्लीज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 स्प्रिंग 2022 का और एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन 21, ये पास पेपर भी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, इसको देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 21 एंड 22
ये तीनों पार्ट्स देख के आइएगा, इंशाल्लाह कल फिजिकल क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, अगला है जी रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। देखो जी रेजोल्यूशंस जो हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। सो रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, अब रेजोल्यूशन क्या है, वही कि या तो ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या स्पेशल बिजनेस होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिसीजन लेना है मेंबर्स ने, तो फिर मेंबर्स ने डिसीजन का कॉन्सेप्ट, उसने कहा कि एक तरीका ये है कि मीटिंग बुलाओ। अब मीटिंग बुलाने के लिए दो कॉन्सेप्ट आ गए कि एक तो एनुअल जनरल मीटिंग है, वो तो साल में एक दफ़ा होनी है। दूसरी है EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो आप साल में कभी भी बुला सकते हो। तो आप बुलाओ EOGM, 21 दिन का नोटिस दो, सारे मेंबर्स आएंगे, उनको नोटिस भिजवाते हुए उनको भिजवाओ कि हम क्या चीज़ डिसाइड करने जा रहे हैं। यानी नोटिस के अंदर रेजोल्यूशन का डिटेल एक्सट्रैक्ट आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो स्पेशल बिजनेस होता है, नोटिस के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन स्पेशल बिजनेस के साथ स्पेसिफिकली मटीरियल फैक्ट्स की एक स्टेटमेंट ऐड की जाती है ताकि मेंबर को पता हो कि किस किस्म का डिसीजन वो लेने जा रहे हैं, या कंपनी किस किस्म का डिसीजन। तो एक तरीका तो यही है जो आसान सा है, फिजिकल मीटिंग बुलाओ और उसमें डिसीजन करो। दूसरा आसान तरीका कि मेंबर घर बैठा रहे और आप उसको वो पेपर भिजवा दो। अगर आपको याद हो डायरेक्टर के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में हमने डायरेक्टर की मीटिंग का रेजोल्यूशन भी पढ़ा था, और उसमें भी वही बात थी कि सर्कुलेशन से भी आप डायरेक्टर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब पॉइंट ये है ना कि कंपनी का बहुत बड़े, कोई लिस्टेड कंपनी भी अगर हो, हम लिस्टेड की बात कर लेते हैं, लिस्टेड भी हो तो टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 7। इन 7 को मैनेज करना बहुत आसान काम है ना। इन 7 को एक रुक्का भिजवाओ, उनसे कहो ये रेजोल्यूशन है, वो अपने अपने साइन करके वापस भिजवा दें, तो जो समझा जाएगा कि जो रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स ने पास कर दी बाय सर्कुलेशन। और फिर ये भी कहा गया था कि वो जो पेपर सर्कुलेट करोगे उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि डायरेक्टर अपना डिसीजन जो है वो बहुत केयरफुली ले सके। लेकिन अब मसला ये है कि लिस्टेड कंपनी अगर हो और हम डायरेक्टर की जगह बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स तो बेटे मिलियंस में है। तो ये जो सर्कुलेशन वाला छेड़खानी है, या ये वाला ऑप्शन जो है, ये तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मिलियंस ऑफ मेंबर को वो लेटर भिजवाना, वो रेजोल्यूशन भिजवाना कि इसे साइन कर दें, उससे ज़्यादा आसान है कि फिजिकल मीटिंग बुला लो। इसीलिए लॉ ने क्या किया, फिर स्पेसिफाई कर दिया कि जो सर्कुलेशन वाली ऑप्शन है, ये मैं 3 तरह की कंडीशंस के साथ अलाउ करूंगा। नंबर 1, कंपनी का स्टेटस प्राइवेट हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो। इसका मतलब है लिस्टेड को सर्कुलेशन की गुंजाइश या सर्कुलेशन की ऑप्शन मौजूद नहीं है। नंबर 2, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम। एजीएम पे हम 2 तरह के बिजनेसेस करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे, नंबर 1 ऑर्डिनरी और नंबर 2 स्पेशल। वो कहता है ऑर्डिनरी के लिए खबरदार सर्कुलेशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर आपने ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर रेजोल्यूशन लेना है जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, तो उस केस में आप ऐसा कीजिए कि आप मीटिंग बुलाइए, ऐसा मजाक नहीं चलेगा कि आप सर्कुलेशन से करवा लें। नंबर 3 कि कंपनी के मेंबर्स की तादाद 50 से कम हो तो ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि पब्लिक अनलिस्टेड में भी मेंबर 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। हमें ये पता है, अगर आपको याद हो कि प्राइवेट कंपनी के केस में जब हम बात करते थे, हम कहते थे इसके मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 50। लेकिन पब्लिक के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो जितने मर्जी हो सकते हैं। उसने कहा पब्लिक को सिर्फ तब इजाज़त है जब मेंबर 50 से कम हो, तो 50 से कम मेंबर हो। ये 3 कंडीशंस पूरी करोगे तो रेजोल्यूशन जो है वो तुम सर्कुलेशन के थ्रू भी पास कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे पास रेजोल्यूशन की गुंजाइश, सर्कुलेशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो 3 बातें, प्राइवेट हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, नंबर 2 कि ओबी का काम नहीं करना, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं करने थ्रू सर्कुलेशन, नंबर 3 मेंबर 50 से कम हो तो तुम अपनी रेजोल्यूशन बस सर्कुलेशन के थ्रू भी पास कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि अगर रेजोल्यूशन, देखो एक तरीका तो ये है कि मीटिंग कौन बुलाता है? डायरेक्टर्स। दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर रनिंग द और ऑपरेटिंग मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो फिर जब सब काम डायरेक्टर कर रहे हैं तो फिर बेटे डायरेक्टर्स के हवाले से रेजोल्यूशन भी वही लेकर आ रहे होंगे, पर रेजोल्यूशन मतलब प्रपोजल भी वही लेकर आ रहे होंगे। अब प्रपोजल अगर वो लेके आ रहे हैं तो फिर तो समझ आती है, वही प्रपोज करेंगे और फिर बैठ के डिस्कस करेंगे उसको।
लेकिन अगर मेंबर चाहता है कि वो कोई रेजोल्यूशन दे, वो कोई आइडिया दे कंपनी को कि कंपनी कैसे चलनी चाहिए या कंपनी को कोई डिसीजन कैसे लेना चाहिए या कौन सा डिसीजन है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो उस केस में मेंबर की औकात अगर 5% की हो, यानी या तो वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग पावर जिसे आप कहते हो 5% हो, तो फिर जनाबे वाला उसके पास ये औकात है कि वो अपना रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट कर सकता है, वो अपना प्रपोजल दे सकता है कि जनाब आने वाली मीटिंग के अंदर ये मेरा आइडिया भी ज़रा डिस्कस कीजिएगा, अगर पसंद आए तो कंपनी से अडॉप्ट कर ले। अब वो कहता है कि अगर 5% वोटिंग पावर के साथ, औकात के साथ ये मेंबर आपको कोई रेजोल्यूशन भेजता है, कोई प्रपोजल भेजता है, तो मीटिंग कॉल्ड ऑन मेंबर्स रिक्वेस्ट, अगर तो मीटिंग मेंबर बुला रहा है, जिस तरह आपके केस में ईओजीएम के केस में मेंबर जो है वो ईओजीएम बुला सकता है, तो मेंबर अगर ईओजीएम बुला रहा है तो रेजोल्यूशन मस्ट रीच टू द कंपनी अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। तो अगर आपको याद होगा कि ईओजीएम के अंदर, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं अपना एक सिस्टम, हमने एक चार्ट पढ़ा था ईओजीएम का कि ईओजीएम के अंदर मेंबर भी ईओजीएम कॉल कर सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट जिस दिन देगा, जब भी रिक्वेस्ट करेगा इस चीज़ के लिए, तो रिक्वेस्ट के साथ रेजोल्यूशन की कॉपी भी भेज दे कि भाई ये प्रपोजल है, ये आइडिया है जो मैं मीटिंग में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो ये इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर मेंबर ईओजीएम बुला रहा है, बोर्ड बुलाता तो कोई मसला नहीं, मेंबर बुला रहा है तो मकसद भी बता दे, और मकसद में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट भी इसके साथ ही जनरेट कर दे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेजिशन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। तो अब आता हूं वापस आगे अपने चार्ट पे जो हम पढ़ रहे हैं। सो मेंबर ने मीटिंग कॉल की है तो रेजोल्यूशन मस्ट रीच टू द कंपनी अलोंग विद द रिक्वेस्ट। तो आप जब ईओजीएम की रिक्वेस्ट करेंगे, जिस डेट के ऊपर ईओजीएम की रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस रिक्वेस्ट के साथ ही बेटे अटैचमेंट कर दीजिएगा रेजोल्यूशन की कि कौन कौन सा आइडिया आप डिस्कस करना चाहते हैं एट द मीटिंग। और उसके बाद 21 दिन बाद जब मीटिंग हो रही होगी तो उस मीटिंग पे वो पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। ये जो मीटिंग होगी ईओजीएम, इस पे ये पॉइंट डिस्कस हो जाएगा जो मेंबर डिस्कस करना चाहता है, लेकिन इसके लिए औकात क्या हो, मेंबर की 5% की औकात हो। दूसरी बात, अगर इसके अलावा कोई मीटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बखेड़ा खड़ा नहीं किया हुआ, कंपनी की सिंपली एजीएम होने जा रही है, एनुअल जनरल मीटिंग, टाइमलाइन डिसाइड हो गया है। सो अगर हम यूं कहें कि एजीएम कंपनी की होने जा रही है से 21 अगस्त 2024 को, इससे पहले गया होगा 21 दिन पहले का नोटिस, 20 डेज वन पहले का नोटिस चला गया होगा। तो नोटिस यहाँ पे डिस्पैच कर दिया, अज्यूम करें मैंने फर्स्ट नहीं बल्कि मैं अगस्त से पीछे चला जाता हूँ, 31 जुलाई को सेफ साइड पे मैंने नोटिस भिजवा दिया एजीएम का। वो कहते हैं रेजोल्यूशन मस्ट रीच टू द कंपनी एट लीस्ट 10 डेज बिफोर द मीटिंग। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये तो काम सारे का सारा कौन कर रहा है, ये सारा काम डायरेक्टर्स कर रहे हैं, मेंबर को कहीं भी कुछ करने की गुंजाइश लीगैलिटी में मौजूद नहीं है। तो फिर उसे कहा गया कि तुम्हें नोटिस मिल गया, तुम ऐसा करो कम से कम मीटिंग से 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 डेज पहले, यहाँ तक तुम्हारे पास डेडलाइन है, इस डेट तक अगर तुम हमें कोई भी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हो, तो उसकी कॉपी एजीएम को, कंपनी को भिजवा दो। रेजोल्यूशन मस्ट रीच टू द कंपनी एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द मीटिंग। ये मीटिंग से 10 दिन पहले जब तुम्हें पता चल गया कि फलां तारीख को 21 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है, 10 दिन पहले, इसका मतलब है कहीं पे तुम 11 अगस्त को, आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ 11 मैंने, हाँ ठीक है, 10 दिन पहले बन गए ना, हाँ ठीक है, 11 अगस्त को तुम क्या करो, इस डेट तक तुमने जो जो डिस्कस करना है उसका जो जो रेजोल्यूशन है वो भिजवा दो। किसको, कंपनी को। कंपनी आगे खुद अपने मेंबर्स को भिजवा देगी। प्लीज होल्ड कीजिएगा। ओके जी। सो 10 दिन पहले एटलीस्ट आप कंपनी को भिजवा दो, बाकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी कॉपी जो है दोबारा से तमाम मेंबर्स को जिनको उन्होंने एजीएम का नोटिस भेजा है वो इसकी कॉपी भी उसको भिजवा देंगे, ताकि मेंबर्स को फिर पता होगा आने से पहले कि कौन सी ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि मेंबर ने प्रपोज की है डिस्कशन के लिए। ठीक है, सो ये था रेजोल्यूशन के हवाले से। तो इसी को अब जरा स्टडी करते हैं यहाँ से।
हमारे रेजोल्यूशन में आके रेजोल्यूशन ऑफ द रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड पे कहता है रेजोल्यूशन टू बी स्टेटेड इन द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद एट द मीटिंग एंड इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अकम्पनीड बाय अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। आपको याद होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में आप बाकायदा ड्राफ्टिंग भी करके देते हो। रेजोल्यूशन बाय मेंबर, अगर मेंबर रेजोल्यूशन देना चाहता है द मेंबर हैविंग नॉट लेस देन 5% वोटिंग पावर इन द कंपनी में गिव notice of the resolution and such resolution together with the supporting statement, if any, which they propose to be considered at the meeting shall be forwarded so as to reach the company के वो company तक पहुंच जाए in case of a meeting requisition by the member। अगर वो EOGM है और member ने कॉल की है together with the requisition of the meeting, तो जब आप EOGM की रिक्वेस्ट करेंगे उस रिक्वेस्ट के साथ ही रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच कर देंगे। दूसरा, इन एनी अदर केस at least 10 days before the meeting से 10 दिन पहले and the company shall forward circulate such resolution to all the member। आप कंपनी को भिजवा दोगे और कंपनी आगे मेंबर को भिजवा देगी। तो ये दो बातें उसने डिस्कस की हैं। EOGM का नोटिस होगा तो रिक्वेस्ट के साथ ही रेजोल्यूशन चला जाएगा, और अगर कोई और मीटिंग है तो कम से कम 10 दिन पहले आप कंपनी को भिजवा दो, कंपनी खुद ब खुद मेंबर्स को भिजवा देगी। रेजोल्यूशन पास्ड एट द adjourned मीटिंग कहता है where a resolution is passed at the adjourned meeting of a company, the holder of any class, the board or the creditor of the company, the resolution shall for all purposes be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not deemed to have passed on any earlier date। तो बेटा जब एडजर्न मीटिंग के ऊपर दोबारा से डिस्कशन हो रही होती है, एडजर्न मीटिंग का मतलब पोस्टपोन मीटिंग के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, तो जब मीटिंग पे जो डिसीजन होता है तो वो एडजर्न मीटिंग की डेट का डिसीजन समझा जाता है, ना कि उससे पहले की डेट का। जैसा फॉर एग्जांपल इस वीक में हमारी आज के दिन में मीटिंग थी, पोस्टपोन होगी, अगले वीक में चली गई, तो याद रखना उस मीटिंग का जो रेजोल्यूशन पास होगा, जो डिसीजन होगा, उसके ऊपर अगले हफ्ते की डेट डलेगी, क्योंकि वो उस मीटिंग का डिसीजन है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती डिसीजंस के अंदर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 8 आप पढ़ लीजिएगा। देन आगे है जी when resolution through circulation is allowed, मतलब आप वो पेपर रोटेट करना चाहते हैं तो वो कहता है खबरदार, पहली बात, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन द AGM। बाईजान AGM के ऊपर जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो 4 तरह के, फाइनेंशियल अप्रूवल, डायरेक्टर की इलेक्शन अपॉइंटमेंट, उसके अलावा ऑडिटर की इलेक्शन अपॉइंटमेंट, डिविडेंड की डिक्लेरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल, वही जो भी है। सो ये 4 बिजनेसेस के लिए आप कभी सर्कुलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। The meeting of the members of a private company or public unlisted company having not more than 50 member, 50 से ज़्यादा उसके मेंबर ना हो, may pass a resolution। वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, वो ऑर्डिनरी भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है, बाय सर्कुलेशन, साइंड बाय ऑल द मेंबर फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग। उन तमाम को भिजवाओगे जो कि मीटिंग पे आने के अहल हैं, जिनको मीटिंग का नोटिस जाना है और उन्होंने मीटिंग पे आके वोट करना है, उन तमाम को आप ये रेजोल्यूशन भिजवाएं और वो साइन करके भिजवा देंगे, और यही समझा जाएगा कि मीटिंग में डिसीजन पास हो गया। Any resolution so passed shall be valid and effectual as if it had been passed at the general meeting of the company duly convened and held। तो ऐसा समझा जाएगा मीटिंग प्रॉपरली टाइमलाइन के मुताबिक हुई, उसमें ये डिसीजन पास हुआ। A resolution shall not be deemed to have been duly passed unless the resolution has been circulated together with necessary paper if any to all the member। कहता है खबरदार, ये रेजोल्यूशन तब वैलिड समझी जाएगी जब आपने इसके साथ सारे लवाजमात पूरे किए हों, वो सारा डॉक्यूमेंट्स भेजे हों जो कि ज़रूरी हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर कहता है मेंबर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन पास बाय द सर्कुलेशन वन सिग्निफाइड मे नॉट बी रिवोक्ड। एक दफ़ा जो डिसीजन हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, सो वो वैलिड डिसीजन समझा जाएगा। अ रेजोल्यूशन सो पास शैल बी नोटेड एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। तो वही बात बनाने वाली कि जिस मीटिंग में डिसीजन हुआ, जिस सर्कुलेशन के थ्रू डिसीजन हुआ, अगली आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में उस मीटिंग का हिस्सा, उसके मिनट्स का हिस्सा बना दिया जाएगा उसको, ताकि वो रिकॉर्ड में रहे। फिर वो कहते हैं फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ये जो आप रेजोल्यूशन पास करते हैं बेटे, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी जब पास करती है तो 15 दिनों के अंदर अंदर उसने जमा कराना होता है अपनी पुप्पी के मुंडे को, वो रजिस्ट्रार को, जो कि ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, दोनों में से कोई एक साइन कर दे। या तो डायरेक्टर ने उसे सिग्नेचर कर दिए हो स्पेशल रेजोल्यूशन को, या फिर यूजुअली वैसे प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी ये काम कर रहा होता है। अनेक्स टू द आर्टिकल्स, और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो अब ये क्या बन जाएगा, कंपनी का आर्टिकल्स का हिस्सा बन जाएगा।
तो where articles have been registered, a copy of every special resolution for the time being in force shall be embodied or embodied in or annexed to every copy of the article issued after the date of the resolution. तो रेजोल्यूशन की डेट के बाद जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके आने वाले अगले टाइम पे जो भी जब भी आर्टिकल होगा, आर्टिकल के साथ उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी अटैच की जाएगी। तो यानी आर्टिकल्स अपडेट कर दिया जाता है। सेंड टू द मेंबर ऑन रिक्वेस्ट, कोई मेंबर अगर आपसे चाहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की मुझे कॉपी दे दें तो बिल्कुल दे दें, लेकिन पेमेंट करेगा फिर देंगे। अ कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी फॉरवर्डेड टू एनी मेंबर एट हिज रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी डिटरमिन्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने जो डिटरमिन की होगी उसके ऊपर कंपनी उसको एक कॉपी प्रोवाइड कर देगी। अब अगली बात है रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं। बेटा रिकॉर्ड्स को वही पहले भी जिसने कहा कि मैं रिकॉर्ड, इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में डायरेक्टर्स चैप्टर में भी पढ़ा था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स मीन द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। तो वो कहते हैं एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर 1 कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर पास्ट अदरवाइज देन एट द जनरल मीटिंग, यानी जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं जो जनरल मीटिंग के अलावा हुए हैं, एंड मिनट्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, और सारी की सारी जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग के अलावा कौन सी होंगी, क्लास ऑफ मीटिंग, मीटिंग बाय सर्कुलेशन, सॉरी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो पास हुई होंगी, तो वो सारी बातें ऊपर वाले में कवर कर ली, और नीचे सेकंड पॉइंट में सारी जनरल मीटिंग से रेलिवेंट जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो कवर कर ली, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट टू बी एंटर्ड इन द प्रॉपर्ली मेंटेन्ड बुक्स। अच्छा, मिनट्स बन गए तो क्या करें, ऑथेंटिकेट करे कौन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त तो नहीं बनते, इतनी डिटेल्ड मीटिंग होती है उस वक्त तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, समटाइम तो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, तो फिर क्या करें, कहता कोई बात नहीं, अगली मीटिंग का जो चेयरमैन है वो जब आएगा अगली मीटिंग में बैठेगा तो पहले पिछली मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो साइन कर दे। तो वो कहता है ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग शैल बी द एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग एट द मीटिंग। ठीक हो गया। Minutes to be evidence unless the contrary is proved. Every general meeting of the company in respect of the proceeding whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called, held and conducted. कहता है मिनट्स बुक बनाना ऐसा ही है कि जैसे समझा जाएगा कि मीटिंग प्रॉपरली टाइम पे हुई, बुलाई गई, कंडक्ट हुई और प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए मिनट्स। प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड, ये प्लेस रखने का है तो फिजिकल फॉर्म में भी रखें और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखें। फिजिकल के लिए आपने 20 साल संभाल के रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने हमेशा संभाल के रखने हैं, और ये संभाल के कहाँ रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के ऊपर। फिर वो कहता है इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड रेजोल्यूशन, रिकॉर्ड्स ऑफ द रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर स्पेशली जो सर्टिफाइड कॉपी देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उससे पहले ज़रा एक दफ़ा इंस्पेक्शन की बात पढ़ लेते हैं, फिर कॉपी की बात पढ़ लेंगे। जिसने तो इंस्पेक्शन करनी है वो तो बड़ा आसान काम है कि वो आए और इंस्पेक्शन करे, लेकिन बिजनेस आवर्स के अंदर, यानी 9 to 5 के अंदर। लेकिन 9 to 5 में नहीं, ये नहीं कि मुंह उठा के जब मर्जी आ जाए, बल्कि क्या होगा, कोई भी 2 घंटे उसको अलाउ किए जाएंगे। तो वो कहता है द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द मेंबर विदाउट चार्ज, बगैर पैसों के, ड्यूरिंग बिजनेस आवर, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंपनी एज द केस में बी as the company may by its article or in the journal meeting impose so that not less than 2 hours in each day be allowed for inspection। तो 9 to 5 में जब मर्जी आए, लेकिन कंपनी के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि कंपनी किसी 2 घंटे की रिस्ट्रिक्शन डाल देगी कि फॉर एग्जांपल 9 to 11 आ जाएं, 11 to 1 आ जाएं, इस दौरान आप इंस्पेक्शन करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। किसकी, मिनट्स बुक की, कि मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, कोई ऐसा भी तो होता है ना जो कहता है नहीं नहीं मुझे मीटिंग की इंस्पेक्शन नहीं करनी, मिनट्स की मुझे कॉपी दे दें। तो लॉ ने उसकी टाइमलाइन डिफाइन कर दी। लॉ ने कहा एक मेंबर कॉपी मांगने आ रहा है अगर, तो कॉपी मांगने के कुछ असूल हैं। मीटिंग आज हुई है, आज ही तो मिनट्स तैयार नहीं होंगे, तो कम से कम कहा कि 7 दिन गुजरने के बाद, आफ्टर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के 7 दिन गुजरने के बाद आपने क्या करनी है, मिनट्स की कॉपी रिक्वेस्ट करनी है। उससे पहले मेंबर अगर रिक्वेस्ट भी करेगा तो कंपनी डिनाई कर देगी। अगर अब 7 दिन गुजर चुके हैं, मेंबर ने रिक्वेस्ट की, कंपनी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, अब आगे कंपनी के पास रिक्वेस्ट करने के बाद मेंबर की रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 days, कंपनी शैल फर्निश द सर्टिफाइड कॉपी, ये भी है एट अ पर्टिकुलर फी, जो भी उसने रखी होगी उसके ऊपर वो कॉपी प्रोवाइड कर देगी। यानी ये 2 7 दिनों की गेम है, 7 की गेम है, जिसमें वो कहता है कि मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो आफ्टर 7 days ऑफ द मीटिंग करेगा, और जब रिक्वेस्ट हो गई, जिस दिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई, उससे 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसने मिनट्स की कॉपी प्रोवाइड करनी है। तो
तो यही बात उसने यहाँ समझाई है थोड़ी सी कि एनी मेंबर शेल एट एनी टाइम आफ्टर 7 days फ्रॉम द मीटिंग बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड, कि वो 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट करेगा, उसको फर्निश कर दी जाएगी विद इन 7 days आफ्टर ही मेड अ रिक्वेस्ट। जब उसने रिक्वेस्ट की तो 7 दिनों के अंदर अंदर उसको मिनट्स की कॉपी दे दी जाएगी। इन दैट बिहाफ टू द कंपनी with a certified copy of the minutes of any general meeting at such charge as may be fixed by the company। रिक्वेस्ट के 7 दिनों के अंदर अंदर सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी किसी भी जर्नल मीटिंग की जो वो चाह रहा होगा, ठीक है, एट सच चार्ज, उतने पैसों पे जितनी कंपनी फिक्स कर लेगी। तो प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, आफ्टर 7 days विद इन 7 days। तो ये प्रिंसिपल है जी। इसके साथ ही आगे सारे पास पेपर्स हैं। तो टेक्निकली ये चैप्टर की जो थ्योरी है वो विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर कंक्लूड होगी इंशाल्लाह। कल क्लास में सबसे पहले पास पेपर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए।